बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर किसी छोटे से खित्ते के इलेक्शन मैनेज करने में करनैलों की दौड़ें लगी हुई हैं तो इमेजिन करें कि जनरल इलेक्शन में क्या होगा। इसलिए आइंदा जनरल इलेक्शन को फिलहाल तो भूल ही जाएं। मैं सबसे पहले आपको ये दिखाना चाहता हूँ, जो लोग जीबी के हैं जिन्होंने इलेक्शन में वोट करना है, या आपका अगर कोई जानने वाला कोई दोस्त है जो वहाँ वोट करने की अहलियत रखता है, ये है वो इंतखाबी निशानात मुख्तलिफ, बिल्कुल उसी तरह जैसे 8 फरवरी 2024 को लोगों ने मिरेकल किया था। ये गिलगित बल्तिस्तान के सारे वो उम्मीदवारान हैं जो पीटीआई के हैं, लेकिन उनको ऑब्वियसली डिफरेंट निशानात दिए गए हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि क्रिकेट विकेट का जो है वो काफ़ी ज़्यादा निशान लोगों के पास है। नलका सा बनाया गया, हैंड पंप टाइप, खैमा है, ट्रांसफार्मर है, फिर ख़ास टोपी है, वो तो वहाँ के लोग पहचानते ही होंगे, चारपाई है, चिमटा है, चाबी ताला है। तो ये वहाँ है, कुछ एक मीनार भी है। ये कुछ निशानात हैं और लोगों के आप देख लें, GBA गिलगित 1, फिर GBA 4 नगर 1, और ये सारा लिखा हुआ है कहाँ कहाँ पे खड़े हुए हैं उम्मीदवार और आपने कौन सा निशान देख के वोट देना है। ये इसलिए आपको दिखा रहा हूँ कि बाकी सब जमातों के पास उनके निशानात हैं और हर कोई जानता है। सिर्फ ये वो जमात है जिसको जर्नैलों ने इंतखाबी निशान से सिर्फ जनरल इलेक्शन में नहीं बल्कि अब GB के इलेक्शन में भी इंतखाबी निशान से महरूम किया है। तो लोगों ने ज़ाहिर है कि फिर भी इलेक्शन तो लड़ना है। अब ये GB के लोगों का है कि वो अपना मैंडेट बचा सकते हैं या नहीं बचा सकते, आप डट के खड़े होते हैं या नहीं होते हैं, ये आप पर है। लेकिन निशानात ये हैं, और ज़ाहिर है कि जो अमला होगा वो भी कोई आपके साथ अच्छा हो भी सकता है। जैसे जनरल इलेक्शन के दौरान बड़ी अमले ने मदद की लोगों की, उनको बताने में कि एक्चुअली वोट आपने किसको डालना है, लेकिन आपने खुद से ये जानना है। और ये सोशल मीडिया का दौर है, कोई मुश्किल नहीं है। आप एक्स पे देखें तो आपको ऑफिशियल पीटीआई के एक्स अकाउंट से भी पता चल जाएगा, बहुत सारे लोगों ने पोस्ट कर दिया है, वहाँ से भी आपको पता चल जाएगा। मैंने जैसे वीडियो में डाल दिया है, ऐसे इसके क्लिप काट के टिकटॉक पे भी लोग फैला सकते हैं, फेसबुक पे डाल सकते हैं, तो इस तरह ये निशान फैल जाएगा। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, इसलिए नहीं कि जर्नैलों से फॉर्म 47 नहीं बनेगा या उन्हें कोई मुश्किल आई, होना तो वही है। नून लीग को GB दे देना है जी, आज़ाद कश्मीर पीपल्स पार्टी को दे देना, या वाइस वर्सा, ऐसी बातें हो रही हैं और पहले से सब तयशुदा है। ये क्या इसलिए रहा हूं कि जर्नैलों को ये पता चलना चाहिए कि किसी वक्त भी उनके लिए ये तरन वाला नहीं होगा। हर बार उन्हें चोरी करनी पड़ेगी, हर बार डाका मारना पड़ेगा, हर बार आइन तोड़ना पड़ेगा, हर बार कानून तोड़ना पड़ेगा। ये इंतहाई जरूरी है। देखें, ये अवाम की मूवमेंट जो है ये उनके हकूक की मूवमेंट है, और सबसे बड़ा हक ही आपका किसी भी रियासत में वोट का हक होता है। अगर ये आपसे छीन लिया जाए तो रियासत का अपने अवाम से जो मुआहदा होता है, जो आइन कहलाता है, वो खत्म हो जाता है। तो हम ये चाहते हैं कि लोग वोट डालें और फौज बार बार आइन तोड़े, बार बार आइन तोड़े, एक बार ना तोड़े। ये नहीं कि बस एक बार किया, लोग दिल हार के बैठ गए, यार जितना तो उन्होंने, हमने क्या करना है वोट डाल के, नहीं। आप बार बार इन्हें आइन तोड़ने पे मजबूर करें। इससे इन्हें एक और एहसास होगा कि जनरल इलेक्शन में भाई दोबारा से इतनी सख्तियां करना, जैसे मैं आपको बताता हूँ किस सख्तियों की बात कर रहा हूँ, कि रोकना किसी और को था, लेकिन ख्वाजा साद रफीक की भी चीखें निकल आई हैं। कहते हैं आज मुझे इंतखाबी मुहिम के ज़मीन में स्कर्दू जाना था, बर वक्त इस्लामाबाद एयरपोर्ट के बाहर पहुंचे तो देखा कि रावलपिंडी पुलिस ने एयरपोर्ट जाने वाली तमाम ट्रैफिक रोकी हुई है। बसियार कोशिश के बावजूद इस ट्रैफिक ब्लॉक की कोई माकूल वजह बयान नहीं की गई। एयर ब्लू ने भी दीदा दानिस्ता एयरपोर्ट के गेट पर ट्रैफिक की जबरी बंदिश के बावजूद फ्लाइट को वक्त से पहले क्लोज किया। स्कर्दू के लिए मुझ समेत 13 मुसाफिरों की फ्लाइट मिस हुई। हमारे गेट सैकड़ों मुसाफिर, खवातीन, बच्चे, बुजुर्ग गर्मी में रुल रहे थे। मुख्तलिफ फ्लाइट्स के बहुत से मुसाफिरों की फ्लाइट्स मिस हुई, प्रोग्राम खराब हुए, घंटों की खज्जल ख्वारी के बाद वापस लौट आए हैं। बेहिसी और नालायकी की भी कोई हद होती है। अजराए करम दहशतगर्दी की इतला वाली कहानी सुनाने की कोशिश ना की जाए। अपनी हुकूमत को कह रहे हैं बेहिसी और नालायकी, अपनी हुकूमत को। लेकिन असल में रोकना किसको था? असल में रोकना था असद कैसर को। भाई असद कैसर जैसा बंदा, वो क्या कर लेगा बेचारा, यानी बेजरर से इंसान है, एस्टेब्लिशमेंट पे भी कोई तनकीद नहीं, जर्नैलों के हवाले से भी कोई तनकीद। भाई इनसे क्या मसला है? वो कहते हैं जी आज इलेक्शन कैंपेन के सिलसिले में इस्लामाबाद से स्कर्दू की फ्लाइट थी, पंजाब पुलिस ने इस्लामाबाद एयरपोर्ट में दाखिल नहीं होने दिया और एयरपोर्ट के दाखिली रास्ते बंद कर दिए। हमारे साथ आम आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। पंजाब पुलिस ने मुझे जहाज उड़ने तक जेर हिरासत रखा। इस जाली हुकूमत की फरसाइत से अंदाजा लगाया जा सकता है कि गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन को हर हाल में मैनेज किया जा रहा है। अवाम को अपने वोट से महरूम किया जा रहा है। गिलगित बल्तिस्तान में सारी पार्टियां कैंपेन कर सकती हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ को दीवार से लगाया जा रहा है और इनके लिए मुश्किलात पैदा की जा रही हैं। गिलगित बल्तिस्तान की अवाम तहरीक इंसाफ के साथ खड़ी है और मुझे यकीन है कि अवाम इस फरसाइत का डट कर मुकाबला करेगी और तहरीक इंसाफ का जो भी निशान हो, गिलगित बल्तिस्तान की अवाम तहरीक इंसाफ को वोट देगी। इस पर किसी ने भी पोस्ट किया हुआ था, मेरी नजर पड़ी उसके ऊपर, फ़हीम अख्तर जो इलेक्शन कमीशन कवर करते हैं, वो कहते हैं कि पाकिस्तानी इंतखाबात में जो हुआ सो हुआ। आज़ाद कश्मीर और GB आलमी मुतनाज़ा इलाके हैं, अगर वहां आपको सियासी स्पेस नहीं दी जा रही तो आलमी फोरम से रजू करेंगे। असद कैसर से सवाल, तमाम जुल्म के बावजूद पाकिस्तान के मफाद के मुताबिक फैसला करेंगे, असद कैसर का जवाब। यानी पीटीआई के ऊपर ये जो लोग बैठे हैं करता धरता, इन लोगों ने अब ये प्रिटेंड करना भी छोड़ दिया, ये हार के हम नाइंसाफी के खिलाफ खड़ेंगे। वो कहते नहीं बस हमारे खिलाफ जो भी करती रहे फौज, हम कुछ नहीं करेंगे, हम बोलेंगे भी नहीं। ये अब हो गया है।
जाहिर है कि फिर ये लड़ाई इसीलिए हम कहते हैं कि अवाम ने लड़नी है, और आपके पास लड़ाई लड़ने के चंद ही तरीके हैं, जिनमें वोट एक बहुत बड़ा तरीका। आपने हर बार फौज को बताना है कि तुम काबिज हो और हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, सरेंडर नहीं करेंगे। ये आपने बार बार बताना। ये एक बार बताने से मसला हल नहीं होगा, हर बार आप बताते हैं इससे फर्क पड़ता है। लोग आपको कहेंगे कि नहीं यार कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं बहुत फर्क पड़ता है। अब एक और चीज आपको बताता हूं, अमेरिका ने इंडिया और पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात के हवाले से उनके जो सेक्रेटरी ऑफ वॉर हैं या वजीर जंग कह लें, बयान दिया है। आपने कंपैरिजन करना है, आपको सूरत हाल समझ आएगी कि इस टाइम क्या चल रहा है। पीट हेग्सेथ पाकिस्तान के बारे में इसको पीछे कर लेते हैं। अमेरिका हैज अ ट्रू फ्रेंडशिप विद पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ एंड फील्ड मार्शल आसिम मुनीर। अमेरिका हैज अ ट्रू फ्रेंडशिप नॉट विद पाकिस्तान बट सिर्फ शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर। गौर कीजिएगा, अल्फाज बड़े अहम होते हैं। अब यहां सुने, इन साउथ एशिया इंडिया इज अ क्रिटिकल एंकर टू होल्ड द लाइन, नॉट मोदी, not anybody else. India as a country, a powerful India acting in its own self-interest advances our shared goal of maintaining a balance of power across the region. So गौर करें बयानात पे। पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात की जब बात आती है तो इसीलिए ट्रंप खास तौर पे चुन के कहता है कि दे आर ग्रेट पीपल, फील्ड मार्शल एंड शहबाज शरीफ, मतलब पीएम। लेकिन इंडिया की बात आती है तो कहा जाता है ग्रेट कंट्री, हमारे शेयर्ड गोल हैं, हमने सारे मामलात एक साथ मिलकर करने हैं, और एंकर जो है वो इंडिया कर रहा है। समझ रहे हैं बात को? यानी ट्रंप की पॉलिश करने के बदले जो भी ये दे रहे हैं उसके हवाले से वक्ती तौर पे जाती मरासिम बने हुए हैं। स्टेट टू स्टेट रिलेशनशिप नहीं है, अफराद के रिश्ते हैं, अफराद के ताल्लुकात हैं, और जब भी अफराद ने ताल्लुकात बनाए हैं हमेशा पाकिस्तान का नुकसान हुआ है। जाहिर है इंडिया ने कुछ मिस स्टेप्स किए हैं। इंडिया ने जो रशिया से तेल खरीदा और यूरोप के बार बार एहतजाज करने के बावजूद खरीदता चला गया और बेचा भी होगा। फिर उनके जयशंकर कहते थे कि देखें ना यूरोप भी तो गैस खरीद रहा है तो हमने खरीदी तो क्या है। ये चीज़ें जो आलमी ताकतें होती हैं ना, वो उनके लिए काबिल कबूल नहीं होती। तो इंडिया को थोड़ा बहुत तो पनिश किया जा रहा है और किया गया है, लेकिन असल में ताल्लुकात इंडिया से ही हैं, वो ख़त्म नहीं होने वाले। वो यूरोप हो, बरतानिया हो, अमेरिका हो, एज अ कंट्री ताल्लुकात इंडिया से ही बनेंगे। यहाँ पे शख्सियात जो कंप्रोमाइज़ के लिए तैयार हैं, जिन्होंने बेसिकली हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम भी कंप्रोमाइज़ पोजीशन में डाल दिया है। अब कोई आपकी अथॉरिटी नहीं है सिवाय फर्दे वाहिद के, वही सब देख रहा है मामला। पहले एक इलादा अथॉरिटी होती थी, उसके ऊपर इलादा बंदे बैठे होते थे, वो डायरेक्ट चेयरमैन जॉइंट चीफ को रिपोर्ट करते थे। अब ये खुद बन बैठा है सबको। चेयरमैन जॉइंट चीफ का ओहदा खत्म, सीडीएफ बन गया, फील्ड मार्शल बन गया, और स्ट्रेटेजिक जो कमांड है या जो भी है उसका सरबराह भी खत्म हो गया। स्ट्रेटेजिक प्लान डिवीजन या स्ट्रेटेजिक कमांड डिवीजन जो भी है उसका जो भी सरबराह था वो खत्म है। अब ये खुद है, सब कुछ खुद चला रहा है। अमेरिका के लिए मसला क्या है? ईरान के साथ क्या मसला है? मेरा आपसे सवाल है। न्यूक्लियर 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 तो पाकिस्तान का तो खटकता है ना। जो भी बंदा न्यूक्लियर को कंप्रोमाइज की पोजीशन में डालेगा वो फेवरेट हो जाएगा। मुझे अब ज्यादा हर गुजरते दिन के साथ सच्चा हो रहा है कि जहां मामला इसराइल को तस्लीम करने का भी है, जहां और बहुत कुछ है, इंडिया के साथ कश्मीर का सौदा करने की भी है, वहां न्यूक्लियर के भी कोई ना कोई गड़बड़ चल रही है। जिस तरह पाकिस्तान की दो शख्सियात पे मेहरबानी है, ये कोई आम वजह नहीं है, वरना स्टेट टू स्टेट रिलेशन होता है, शख्सियात के साथ नहीं होता। ये मैसेज भी है कि ये शख्सियात हमें चाहिए। ये फौज को भी पैगाम है कि ये बंदा हमारा फेवरेट है, बंदा, इसके खिलाफ कोई साजिश नहीं होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है ज़िया-उल-हक की तैयारे में आम की पेटियां पहुंचाने वाले भी अमेरिका की मुबैना तौर पे इमाम पे कुछ जर्नैल ही थे। खालिद खुर्शीद साहब का ये बयान मैं आपको सुनाना चाहता हूं, वो कुछ कहना चाह रहे हैं। बता रही है, और हमें तो पता ही है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने भी तो हमें हमेशा से ही बताया कि पिछले जितने भी वाकयात हैं, जिस वक्त बंद कमरे में होते हैं तो वो कहते हैं जी एजेंसी से हम मजबूर हैं, एजेंसी से आप पूछ लें। और वो कहते हैं कि हमें तो इस सौदे पे ला के जो मेरी एक्सटेंशन है और जो बिठाया वो एजेंसीज ने बिठाया, तो मैं तो आगे पीछे कुछ नहीं कर सकता। मेरे ज़िमनी इलेक्शन के ऊपर भी उसने खुल के बताया कि ये एजेंसीज की वजह से मजबूर हैं, आप अपने जो ताल्लुकात हैं उनके साथ ठीक करें। तो हमारे एजेंसीज के साथ कोई ताल्लुकात खराब या कोई चीज़ तो है नहीं। हम तो जो सही है उसको सही कहेंगे, जो गलत है जिसको गलत कहेंगे। जो मैंडेट चुरा है वो मैंडेट चुरा है। उनको प्रॉब्लम है को पीटीआई से या इमरान खान से, तो वो 1000 साल भी रहे, हम 1000 साल भी इस चीज़ के ऊपर अपने मौक़िफ़ से हट नहीं सकते, क्योंकि हमारे। तो जी जीबी में भी इलेक्शन कमीशन यही बताता है पीटीआई को बंद कमरों में जी कि एजेंसियों से अपने मामला ठीक कर लें। हमें तो लगाया उन्होंने, एक्सटेंशन भी उन्होंने दी हुई है, हम क्या कर सकते हैं। यही हाल है पूरे मुल्क में। हर जज को एक्सटेंशन दी हुई है या कहीं से ला के बिठाया हुआ है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो पाकिस्तान का है उसको भी एक्सटेंशन दी हुई है, उसके साथ लोग चुन के लगाए हुए हैं। अमीनुद्दीन खान आईनी अदालत का जो सरबराह है वो भी इसी तरह चल रहा है। तो ये जो सारे लोग हैं ये मरूने मिन्नत हैं। याया खान ने अभी चीफ जस्टिस तो नहीं बनना था, उसने तो 2 चीफ जस्टिस साहिबान के बाद तीसरे नंबर पे चीफ जस्टिस बनना था, उसको उठा के तीसरे नंबर से पहले पे डाल दिया। देखिए ना, हर बंदा जब मरूने मिन्नत भी होगा
और फिर दूसरा आपका डंडा का खौफ भी होगा, तो फिर कौन आइन और कानून का सोचेगा, कौन आइन और कानून के साथ चलेगा? इस निज़ाम को तोड़ना जरूरी है। हर तरफ शख्सियात से मैनेज किया जा रहा है, जैसे अमेरिका 2 शख्सियात से पाकिस्तान को मैनेज कर रहा है, खासतौर पर एक शख्सियत से। जब वो कहता है ना माय फेवरेट फील्ड मार्शल, तो वो ये बेसिकली कह रहा होता है कि हमारा बेहतरीन गुलाम पाकिस्तान में वही सब कर रहा है जो हम हुक्म दे रहे हैं, पाकिस्तान की सारी पॉलिसी वही बना रहा है जो हम हुक्म दे रहे हैं, और जब तक हमारा और नेतन्याहू का हुक्म नहीं आएगा इमरान खान को भी रिहा नहीं किया जाएगा। ये समझे तो सही सूरत हाल को, इन 3-4 सालों में क्या हुआ है इसको जरा समझे तो सही। आपको हर कदम नजर आएगा कि पाकिस्तान ने प्रो नेतन्याहू कदम उठाया है जब से इमरान खान को निकाला। हर कदम। 2 चीजें, यूक्रेन की जंग में शामिल हुए तो यूक्रेन की जंग क्यों शुरू की गई थी? जरा सोचिए, पुतिन ने नहीं शुरू की यूक्रेन की जंग, ये गलत बताया जाता है, मगरबी मीडिया गलत बोलता है। यूक्रेन की जंग अमेरिका ने शुरू की, और आप जरा इसके बारे में अनबायस्ड ओपिनियन देखेंगे तो आपको पता चलेगा शुरू क्यों हुई। जैसे यूक्रेन की जंग शुरू हुई, शाम को फतह कर लिया गया और वहां पे अपना जुलानी ला के बिठा दिया गया। पहले रूस बशर अल असद की सपोर्ट कर रहा था, उसका बहरी बेड़ा भी वहां खड़ा हुआ था। जैसे यूक्रेन की जंग शुरू हुई, वो अपने सारी फोर्स समेत वहां से गायब हो गए, क्योंकि उनको अपने मुल्क में मुसीबत पड़ गई। शाम फतह हो गया। अब शाम फतह हुआ तो उसके बाद सो कॉल्ड हिजबुल्लाह को मारना शुरू हो गए। उसके बाद 7 अक्टूबर के बाद हमास की बारी आ गई। हमास क्या है कि फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी शुरू कर दी, और अब नेतन्याहू ऑन रिकॉर्ड है कि हमने 60% गजा पे कब्जा कर लिया है, इसको हमने 70% पे लेके जाना है। ठीक है, यानी वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। आप एक एक कदम देख लें, इन 3-4 सालों में सारा एक तरफ गया, उसका फोकस एक तरफ है। और अब ईरान के साथ जंग, ये किसके लिए की जा रही है, किसके मफादात के लिए? बस एक बार सोच लें, आपको पता चल जाएगा। हर कदम जो इन 3-4 सालों में उठाया गया है वो नेतन्याहू के मफादात के लिए और उसके लिए तोसी पसंदाना आज़ाएं पूरे करने के लिए। तो गौर तो करें कि कौन शख्स है जो बाहर होता तो उसने जीना आराम कर देना था अरब ममालिक का कि कदम उठाओ, OIC के इजलास बुलाओ, पाकिस्तान में उसने तलब कर लेना था जैसे पहले करवाया था। उसने नाक में दम कर देना था सारे अरब हुक्मरानों की। और अब तो खबरें आ रही हैं कि UAE ने बाकायदा डायरेक्ट ईरान पे हमले किए हैं। क्या शातिर दिमाग है, डायरेक्ट हमले कर रहे थे, लेकिन मीडिया पे बयानियां बना रहे थे ये ईरान ना अमेरिका के हमलों का जवाब में हम पे क्यों हमले कर रहा है। अब कंफर्म खबरें आ गई हैं कि UAE डायरेक्ट हमले करता रहा ईरान पे, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट भी नहीं। ये भी नहीं कि अमेरिका से कह दे हमारी बेस यूज कर लो, खुद अपनी फौज इस्तेमाल करके हमले करते रहे। एयर अटैक्स किए उन्होंने, तो ईरान ठीक जवाब दे रहा था ना। फिर अगर वो कुवैत में हमला करता है तो वहां अमेरिकी बेस से हमला होता है, इसलिए वो जवाब देता है। ईरान वाले पागल तो नहीं है कि वैसे ही हमले करते जाएंगे, उनका दिमाग खराब हो गया कि अपने पड़ोसी ममालिक पे हमले करेंगे। अब जहां पे ये बात आई गई है, तो जो डील ट्रंप करना चाह रहा है वो जीत का ऐलान बेसिकली करना चाह रहा है, और ईरान जीत तो नहीं देगा ट्रंप, इसलिए मामला हर थोड़ी देर बाद कटाई का शिकार हो जाता है। फिर वीकेंड आ जाता है, फिर डर पड़ जाता है कि कहीं ट्रंप दोबारा ही हमला ना करते। आपको पता है कि इस दौरान फिर से कुछ अटैक्स हुए हैं गुज़िश्ता 24 घंटों में। सूरत हाल तब वाज़ेह होगी जब दोनों तरफ से बाकायदा टॉप लीडरशिप साइन कर दे। किसी का वज़ीर ख़ारजा या किसी का स्पेशल एनवॉय जो है वो तय कर भी लेंगे मामला, तो ये प्रिलिमिनरी होगा, फाइनल तभी होगा जब ऊपर से साइन होंगे दोनों के हाथों के। ट्रंप जो मांग रहा है वो ईरान देने के लिए तैयार नहीं है। ट्रंप जिस तरह ईरान को ह्यूमिलिएट करना चाहता है कि तुम्हारा हम न्यूक्लियर सारा लेंगे, तुमसे निकलवाएंगे, तुम्हारे सारे हम बंद करवाएंगे, वो तो ईरान कभी भी नहीं मानेगा। लेकिन उसके साथ साथ जो डील उसके पैसों के हवाले से है ना, कि ईरान के फंसे हुए पैसे, और फिर $300 अरब की जो कहानियां आ रही हैं कि एक फंड बनाया जाएगा कि ईरान में तामीर न होगी। ईरान ने कहा कि हमारा $280 अरब या $275 अरब के करीब नुकसान हुआ है, तो $300 अरब का एक फंड बनाया जाएगा। ये रूमर उड़ाए जा रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर है कि असल ड्राफ्ट किसी के पास भी नहीं है। लेकिन ये ड्राफ्ट जो है ये ऐसे होगा कि ये फंड जो है ये सारा ही अमेरिका की कंपनियां हैं वही तामीर नौ के लिए इस्तेमाल करेंगी। जैसे नहीं पहले ट्रंप का सो कॉल्ड गजा बोर्ड था, तो उसमें कहा गया कि फंड आएगा और गजा की तामीर नौ होगी। तामीर नौ कौन करेगा? अमेरिकी कंपनियां। यानी वो पैसा कभी भी ईरान को नहीं मिलेगा। अगर ऐसा कोई होता भी है तो, अगर होता भी है तो ठेके सारे अमेरिकी कंपनियों को देने पड़ेंगे, ऐसी कोई शर्त रख दी जाएगी। तो माल घूम फिर के वापस अमेरिका चला जाएगा, ईरान को कुछ नहीं मिलेगा। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, कुछ रूमर्स भी हैं, कुछ सच भी हो सकती हैं, कुछ नहीं भी। बहुत सारी चीजें जो ईरान के लिए तस्लीम करना मुमकिन नहीं है। ट्रंप उनके अनफ्रीज एसेट्स नहीं करना चाह रहा, ये भी बड़ा मुश्किल है। अब जैसे $6 अरब की एक कहानी चल पड़ी है जी कि कोई कतर में $6 अरब हैं, वो कतर के साथ ही ट्रेड में यूज करने पड़ेंगे ईरान को, तो तब अनफ्रीज होंगे, ऐसे नहीं होंगे। भाई ईरान को कतर से क्या चाहिए? गैस उनकी अपनी है, तेल उनका अपना है, कतर क्या दे सकता है ईरान को? तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं कि ईरान के लिए तस्लीम करना मुश्किल है। और ज़ाहिर है कि ट्रंप जो तस्लीम करवाना चाह रहा है वो जब तक नहीं होगा, ट्रंप के लिए भी साइन करना मुश्किल है। सो आने वाले कुछ दिन जो हैं ये अहम है, क्योंकि इस मामले ने किसी किनारे लगना है।
वन वे और अनदर, जंग की तरफ जाना है या मामला जैसे प्रिलिमिनरी तय हुए थे ऐसे फाइनल इंस्ट्रक्शन भी उसको मिल जाएगी, जो कि ज़ाहिर है कि पूरी दुनिया के लिए अच्छा होगा। वरना ये बताया जा रहा है कि अगर अपना हरमुज़ नहीं खुलती, जैसे ट्रंप ने अभी तक नहीं खोली, हालांकि उसने कल पोस्ट किया था कि मैं जी बस ये खुलने वाली है, सब फौजी वापसी की तैयारी करें, अभी तक ब्लॉकेड नहीं खुला। पहले ब्लॉकेड खुलेगा फिर ईरान अगला कदम लेगा, ठीक है, तो अमेरिका ने पहले कदम उठाना है। ब्लॉकेड अभी तक नहीं खुला तो लोग कह रहे हैं कि अगर अगस्त सितंबर तक ये ब्लॉकेड जारी रहता है, अगर ईरान भी अपना हरमुज़ बंद रखता है, तो जो ग्रेट डिप्रेशन था ना, उस लेवल का तबाही का सामना होगा। यानी तकरीबन 90 साल पहले जो हुआ था, जो रिसेशन आया था, उस लेवल का रिसेशन आ जाएगा और सारा दुनिया इसकी मुकम्मल नहीं हो सकती, सब कुछ क्रैश कर जाएगा, हर चीज़ जो है वो तबाह बर्बाद हो जाएगी। तो इसलिए इस हवाले से प्रेशर भी है। और फिर एक और खबर आती है कि सऊदी अरब ने अमेरिका को क्या है कि यूएई पे प्रेशर डलवाया कि तुम जो डायरेक्ट हमले कर रहे हो ईरान के ऊपर, ये रोको, इस वजह से कि तुम हमले कर रहे हो, सब अरब ममालिक की तेल की तनसीबात और गैस की तनसीबात खतरे में आ गई हैं, तो इनको रोको। तो फिर अमेरिका के जरिए दबाव डलवा के वो हमले रुकवाए सऊदी अरब ने, ये भी खबर आ रही है। तो यहाँ से पता चलता है कि कितने के ममालिक का किरदार कितना अहम होता है। वो पॉजिटिव हो जाए तो उससे बहुत कुछ अच्छा निकल सकता है, नेगेटिव हो तो फिर आपके सामने है कि बर्बादी बढ़ती है। बहरहाल सब वेट कर रहे हैं कि हालात की तरफ जाते हैं। जीपी के इलेक्शन बहुत कुछ डिसाइड करेंगे, अवाम वहाँ खड़ी होगी तो शायद उनको देख के हम पंजाबी कमज़ोर लोगों को भी थोड़ी सी हिम्मत मिल जाए। देखना यह है कि अपने वोट की हिफाजत कर पाते हैं या नहीं कर पाते। आपसे इंशाल्लाह पाकिस्तान टाइम रात को 11 बजे फिर मुलाकात होती है। अल्लाह पाक आप सबका हामी नासिर हो। आप सबके सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।